हेलो एस्पिरेंट्स। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी में जॉन डन को इग्नोर करना खैर बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा फोकस करेंगे डन की दो सबसे मास्टरपीस कविताओं पर, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग और द एक्सटेसी। यहाँ कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधा हाई यील्ड फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स, फिर मेटाफिजिकल कंसीट का क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, उसके बाद दोनों कविताओं का लाइन बाय लाइन एनालिसिस मॉडर्न एनालॉजीज के साथ, और एंड में फाइनल एग्जाम टेकअवेज। तो सेक्शन 1 से शुरू करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम फैक्ट्स जो टिप्स पर होने चाहिए। एस्पिरेंट्स के लिए ये फैक्ट्स एकदम गोल्डन है। अ वैलिडिक्शन 1611 में लिखी गई थी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि डॉन अपनी पत्नी एन मोर को छोड़कर फ्रांस की यात्रा पर जा रहे थे, तब उन्होंने ये लिखी। और ये पब्लिश कब हुई? 1633 में, उनकी मृत्यु के बाद, यानी मरणोपरांत। कलेक्शन का नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इन कविताओं के मेन थीम्स हैं रिलीजन ऑफ लव और आध्यात्मिक मिलन यानी स्पिरिचुअल यूनियन। इन फैक्ट्स को बिल्कुल रट लेना है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मेटाफिजिकल कंसीट। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डन की पोएट्री का बेस है। डॉन की कॉम्प्लेक्स स्टाइल को डिकोड करने के लिए दो टर्म्स हैं। पहला, मेटाफिजिकल कंसीट। आसान भाषा में ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है जो दो ऐसी चीजों को कंपेयर करता है जिनका आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। और दूसरा टर्म है एक्सटैसिस, जो एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है स्वयं से बाहर खड़ा होना या एक आउट ऑफ बॉडी स्पिरिचुअल सेपरेशन। इन पोएम्स के मैकेनिक्स को समझने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिटिकल हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इस कविता की शुरुआत देखिए कितनी पावरफुल है। एज वर्चुअस मेन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो। यहाँ डन अपने दूर जाने की तुलना नेक और सदाचारी लोगों की शांत मौत से कर रहे हैं। जब कोई अच्छा इंसान मरता है जिसे अपने स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, तो कोई रोना धोना या शोर नहीं होता। डन चाहते हैं कि उनका और उनकी पत्नी का जो सेपरेशन है वो भी बिल्कुल वैसा ही शांत और प्राइवेट हो। अब इस लाइन पर ध्यान दीजिए, आर टू सोल्स therefore which are one, like gold to airy thinness beat। डॉने का मानना है कि उनकी आत्माएं एक हैं, इसलिए जब वे दूर जाएंगे तो उनका प्यार टूटेगा नहीं। इसे एक बहुत ही सिंपल और कंटेम्पररी तरीके से समझा जा सकता है, जैसे सोने को पीट पीट कर एकदम पतली शीट में बदला जा सकता है। वो टूटता नहीं है, बस एक्सपैंड होता है। बिल्कुल वैसे ही सच्चा आध्यात्मिक प्यार फिजिकल दूरी से टूटता नहीं बल्कि और ज्यादा फैल जाता है। यहाँ एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट है दो तरह के लवर्स के बीच। एक तरफ है सबल्यूनरी लवर्स, जिनका प्यार सिर्फ फिजिकल टच और सेंसेस पे टिका है। जैसे ही फिजिकल दूरी आती है इनका प्यार खत्म। और दूसरी तरफ है रिफाइंड लवर्स, जो माइंड और सोल से कनेक्टेड हैं। इनके लिए फिजिकल बॉडीज बहुत कम मैटर करती हैं। एग्जाम पर्पस से ये सबल्यूनरी वर्ड जरूर दिमाग में छपा होना चाहिए। If they be two, they are two, so as stiff twin compasses are two। ये लाइन इंग्लिश लिटरेचर का शायद सबसे फेमस मेटाफिजिकल कंसीट है। डन अपने और अपनी पत्नी की तुलना ज्योमेट्री वाले कंपस यानी प्रकार के दो पैरों से कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैलीलियो ने इसका आविष्कार कुछ ही साल पहले किया था और डन ने तुरंत उस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को रोमांस से जोड़ दिया। इसी कंपास वाली इमेजरी को आगे बढ़ाते हुए, Thy soul, the fixed foot, it leans and hearkens after it। इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये बिल्कुल गूगल मैप्स की पिन की हुई लोकेशन जैसा है। कंपास का जो फिक्स्ड फुट है वो सेंटर है, जो हिलता नहीं है, और जो दूसरा पैर है वो घूमता है। कोई इंसान कितना भी दूर ट्रैवल कर ले, वो पिन किया हुआ सेंटर हमेशा अपनी जगह फिक्स रहता है और दूसरे को एंकर करके रखता है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 4 पर, द एक्सटेसी की सेटिंग और उसका पूरा नैरेटिव आर्क। ये 4 स्टेप्स पूरी पोयम के प्लॉट को समराइज करते हैं। स्टेप 1, लवर्स नदी के किनारे बिल्कुल शांति से हाथ पकड़े बैठे हैं। स्टेप 2, उनकी आत्माएं एक्सटैसिस स्टेट में शरीर से बाहर आती हैं ताकि आपस में नेगोशिएट कर सकें। स्टेप 3, उन्हें इस प्योर स्पिरिचुअल प्यार का एहसास होता है। और फाइनली स्टेप 4, इस प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें वापस अपने फिजिकल शरीर में लौटना ही पड़ता है। शुरुआत की ये इमेजरी काफी इंटेंस है। Our hands were firmly cemented with a fast balm। दोनों के हाथ पसीने से ऐसे चिपके हैं जैसे कोई सीमेंट लगा हो। लेकिन उनके जो फिजिकल शरीर हैं वो बिल्कुल मोशनलेस हैं, किसी कब्र पर बने पुतलों की तरह।
सारी की सारी हलचल सिर्फ और सिर्फ उनकी आत्माओं के बीच हो रही है। और आत्माओं के बीच क्या चल रहा है? As twixt two equal armies, fate suspends uncertain victory. आत्माएं हवा में लटकी हैं, एक सस्पेंशन में, जैसे दो बराबरी की ताकतों वाली सेनाओं के बीच किस्मत तय करती है कि कौन जीतेगा। इसे एक मल्टीप्लेयर वीडियो गेम के थ्रू समझा जा सकता है, जहां दोनों टीमें एकदम इक्वल हैं और जब तक वो गेम में है, सर्वर या कहें कि किस्मत उनका फाइनल रिजल्ट डिसाइड कर रही है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, आत्मा और शरीर। यही इस पोएम की असली डिबेट है। To our bodies turn within, love's mysteries in souls do grow, but yet the body is his book. ये लाइन इस पोएम का अल्टीमेट थीसिस है। स्पिरिचुअल कनेक्शन रियलाइज करने के बाद डॉन कहते हैं कि प्यार के रहस्य आत्मा में ग्रो तो करते हैं, लेकिन उन्हें डीकोड करने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए ये शरीर एक किताब की तरह है। फिजिकल बॉडी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, बट येट द बॉडी इज हिज बुक। इस लाइन को आज के टेक जमाने से लिंक करते हैं। आत्मा, मान लीजिए, एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का कोई फायदा नहीं अगर उसे रन करने के लिए कोई हार्डवेयर या स्क्रीन ही ना हो। शरीर वही हार्डवेयर या स्क्रीन है जो इस आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर को एक्सप्रेस करने के लिए एकदम नेसेसरी है। और फाइनली सेक्शन 6 इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशल एग्जाम टेकअवेज। इस सेशन के 3 सबसे बड़े टेकअवेज जो एग्जाम में स्कोर दिलाएंगे। पहला, सच्चे प्यार में स्पिरिचुअल कनेक्शन और फिजिकल प्रेजेंस दोनों का होना मस्ट है। दूसरा, फिजिकल दूरी कोई ब्रेकअप नहीं है, बल्कि सोने की तरह प्यार का एक्सपेंशन है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉन यहाँ प्योर न्यूप्लेटोनिज्म को चैलेंज कर रहे हैं, जो सिर्फ आत्मा को सुपीरियर मानता था। डॉन आत्मा और शरीर दोनों के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। नोट्स रिवाइज करते टाइम इस एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। इन 2 कविताओं में डन प्योर स्पिरिचुअल लव और फिजिकल नीड के बीच के इस गैप को आखिर ब्रिज कैसे करते हैं? ये सवाल डन की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अगर इस कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी आ गई तो एग्जाम में कोई भी क्रिटिकल सवाल आसानी से टैकल हो जाएगा। कीप लर्निंग और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।